ये बोलिए, ये चलेगा। आपके माइंड में चल क्या रहा है? बहुत कुछ। चलिए समझिए आप। देखिए, अब आपको पता है लेसन 2 के लास्ट में आप लोग पढ़े थे कि कंपनी अब क्या बन गई है, दीवान बन गई है। कंपनी दीवान बन गई। कब बना है दीवान? 12 अगस्त 1765। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1764। तो 1765 में कंपनी बंगाल का क्या बन जाती है? दीवान। अब जैसे वो दीवान बना तो जो भी बंगाल का आर्थिक शासन था वो अब किसके पास आ जाएगा? तो कंपनी के पास आ जाएगा। अब एक बात आप हमको बताइए, जब आर्थिक शासन आएगा तो उसको चलाने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? राजस्व चाहिए, धन चाहिए, तभी तो वो चला पाएगा। इसलिए कंपनी ने कई प्रकार का बंगाल में क्या लगाया? कर लगाया, जिसको आप लोग लगान के नाम से जानते होंगे। बात समझ में आया? दिक्कत याद में फिर एक एक करके कौन कौन सा व्यवस्था लगाया था उसको पढ़ लेंगे। जो 12th में पढ़ा होगा उसको समझने में आसान होगा। जैसे अस्थाई पढ़ना है, मालवाड़ी पढ़ना है, रियत पढ़ना है, फिर नील का पढ़ना है, उसका खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्या बताया हमने आपको, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें आपको बोलना है कि कंपनी 12 अगस्त 1765 में बंगाल का दीवान बन जाती है। मुगल काल से, मुगल सम्राट से वो दीवानी ले लेता है, और जैसे वो दीवान बन जाता है तो बंगाल का जो आर्थिक शासन वो करना शुरू कर देती है। पहले जो है कंपनी यहाँ पे जो खरीद बिक्री करता था वो इंग्लैंड से सोना मंगवा करके करता था। लेकिन जब वो दीवानी हासिल कर लिया, इतना राजस्व आने लगा उसके पास कि अब 1865 के बाद उसको वहाँ से सोना चांदी मंगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। सोचिए, इतना अमीर बन गया कंपनी। लेकिन 1770 के दशक में बंगाल में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने से क्या हुआ कि बंगाल का अर्थव्यवस्था जो था वो तहस नहस हो गया, जिसके बाद कंपनी के ऊपर में भी प्रेशर बढ़ा और अलग अलग प्रकार का इसने राजस्व कर को लगाना शुरू किया। अब एक एक करके हम लोगों को पढ़ लेना है, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। बात समझ में आया? किस प्रकार से हमको इसको बोलना है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें लिखिएगा 12 अगस्त 1765 में कंपनी ने बंगाल का दीवानी प्राप्त कर लिया, और जैसे उसने दीवानी को प्राप्त किया तो बंगाल का आर्थिक शासन भी किसके पास चला गया? उसी के पास चला गया। फिर इसमें लिखिएगा 1865 के पहले जो कंपनी है वो व्यापार किस में करता था? इंग्लैंड से सोना मंगवा करके करता था। लेकिन 1865 के बाद उसका राजस्व इतना बढ़ गया कि उसको व्यापार करने के लिए सोना मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, यहीं का पैसा उग जाता था और कर लेता था। बात बुझे कि समझ दिक्कत है या ऊपर ऊपर जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? बस। अब फिर लेकिन 1770 में क्या हुआ? बंगाल में अकाल पड़ गया, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था पे काफ़ी वहाँ का पूरा चोट पड़ा था। इसी को सुधारने के लिए कई सारा व्यवस्था को अपनाया गया। तो नई व्यवस्था लिख करके हम डैश दे सकते हैं। इसमें पहला आपको क्या पढ़ना है? तो अस्थाई बंदोबस्त। किसने इसको लागू किया था बताइए? क्या नाम था? भूल गए आप लोग? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही होता है दिक्कत। 12th में आप लोग पढ़े हैं और आप लोग अभी पूछे आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त बताइए तो आप लोग भूल गए। यही दिक्कत होगा। हाँ, लेकिन इतना भरोसा था हमको कि ऑप्शन देते तो बता देते। आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ल होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन देते तो आप फटाक से बता देते कि यही होगा। तो खैर, तो बंगाल का अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कंपनी ने वहाँ पे कौन सा व्यवस्था को अपनाया? अस्थाई बंदोबस्त। हमको लगता नहीं कि इसमें ज़्यादा कुछ हमको बताना पड़ेगा। बताइए तो, इसमें राजस्व किससे वसूलता था? बताइए आप ही लोग। जमींदार से। राजस्व किससे वसूलता था? जमींदार। और ये जमींदार कौन होता था? तो वहीं का राजा होता था या फिर ताल्लुकदार होता था। बात समझ में आ रहा ना? वहीं के स्थानीय राजा या ताल्लुकदार होते थे जो आपस में मिल करके क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। कर वसूल करके किसको दे देता था? अंग्रेज को दे देता था। और यदि वो कर नहीं चुका पाता था तो उसका जमीन को बेच दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। यही ना था? पढ़े थे कि नहीं इसको आप लोग 12th में एनसीईआरटी में? बस आया समझ में? तो अस्थाई बंदोबस्त में किसी को कोई दिक्कत है? किस प्रकार से इसमें बोलना है ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखिएगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। इस बंदोबस्त के तहत जो राजस्व होता था वो राजा और जमींदार को राजा और ताल्लुकदार को जमींदार बना दिया गया, और उसी से राजस्व को क्या किया जाता था? इकट्ठा किया जाता था। खत्म हो गया।
आया समझ में? लिखिए, काहे हंस रहे हैं? हम नहीं हंस रहे, आप ही हमको हंसा रहे हैं। वो बातें हो सब खुला। उसका सवाल होगा बाहर में। क्या है? हेडिंग दिए, लिखिए 12 अगस्त 1765 में, अल्लाह नहीं, 12 अगस्त 1765 में 12 अगस्त 1765 में कंपनी बंगाल का क्या हंस रहा है इस तरह? बंगाल का दीवान बन गई, मतलब बंगाल का दीवानी वो ले लिया मुगल सम्राट से। जब कंपनी को बंगाल का दीवानी मिला, 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 तो वह वहाँ आर्थिक शासन के लिए भी, तो वो वहाँ आर्थिक शासन भी करने लगी। तो वो वहाँ आर्थिक शासन भी करने लगी। तो वो वहाँ आर्थिक शासन भी करने लगी। पैरा चेंज। 1865 से पूर्व, 1865 से पूर्व, 1865 से पूर्व कंपनी व्यापार के लिए इंग्लैंड से सोना मंगवाती थी। कंपनी व्यापार के लिए इंग्लैंड से सोना मंगाती थी, इंग्लैंड से सोना मंगाती थी। किंतु इसके बाद राजस्व बढ़ने से, किंतु इसके बाद राजस्व बढ़ने से वो राजस्व बढ़ने से वो स्थानीय रुपए से ही व्यापार करने लगी, स्थानीय रुपए से ही व्यापार करने लगी। चलिए हेडिंग दीजिए, नई व्यवस्थाओं का आरंभ, नई व्यवस्थाओं का आरंभ। हेडिंग दीजिए, नई व्यवस्थाओं का आरंभ, नई व्यवस्थाओं का आरंभ। इसमें लिखिए 1770 के दशक में जब बंगाल में अकाल पड़ा, 1770 के दशक में जब बंगाल में अकाल पड़ा, 1770 के दशक में जब बंगाल में अकाल पड़ा, 1770 के दशक में जब बंगाल में अकाल पड़ा, तो बंगाल का अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुआ। तो बंगाल का अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुआ। इसमें सुधार के लिए तो बंगाल का अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुआ। इसमें सुधार के लिए इसमें सुधार के लिए इसमें सुधार के लिए कंपनी ने नया व्यवस्था अपनाया, कंपनी ने नया व्यवस्था अपनाया। हो गया? चलिए अब पहला लिखिए, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में डैश दे करके लिखिए। पहला लिखिए अस्थाई बंदोबस्त, इसमें डैश दे करके लिखिए। अस्थाई बंदोबस्त, इसमें लिखिए
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसमें राजाओं एवं तालुकदारों को राजस्व वसूलने के लिए जमींदारी दी जाती थी। इस बंदोबस्त में राजस्व वसूलने के लिए जमींदारी दी जाती थी। इस बंदोबस्त में राजस्व को अस्थाई कर दिया गया था। यदि कोई जमींदार इसे नहीं चुका पाता था तो उसके ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। राजस्व अस्थाई होने के कारण जमींदार किसानों के भूमि सुधार में कोई ध्यान नहीं देता था। कोई सुधार नहीं करता था। आपको पता है कि दक्षिण भारत में जो एक राज्य था जिसको आप लोग मैसूर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे किसको हराया गया था? टीपू सुल्तान को ही क्या कहा जाता है? शेर-ए-मैसूर। बताए होंगे, पूछेगा कि शेर-ए-मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को। नाम याद रखिएगा। तो जब मैसूर में टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में उसने हराया था, तो चूंकि दक्षिण भारत में जमींदारी प्रथा का प्रचलन नहीं था, वहाँ पे जमींदार अस्तित्व में नहीं था, इसलिए अंग्रेज़ों ने एक दिमाग लगाया कि चलो हम लोग वहाँ पे जमींदार को प्रमुख नहीं बना करके केवल किससे हम लोग कांटेक्ट रखेंगे, तो रेयत से कांटेक्ट रखेंगे। रेयत मतलब क्या होता है? किसान। तो उसी प्रकार से कैप्टन रीड ने पहले इसको ट्राई किया कि क्या ये जो हम कर रहे हैं वो सही है, क्या ये सही से काम करेगा। इसलिए सबसे पहले उसने इस बंदोबस्त को कहाँ पे लागू किया, तो मैसूर और मद्रास के इलाके में लागू किया। जब देखा कि ये सक्सेस हो गया, तो मद्रास का जो उस समय गवर्नर था उसका नाम था कैप्टन मुंजो। तो कैप्टन मुंजो ने इसको पूरी तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या कर दिया? लागू कर दिया। बात समझ में आया? ब्रिटिश भारत का 3 प्रेसिडेंसी था। कौन कौन था? बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और एक कौन था? मद्रास हो गया, कलकत्ता बंगाल हो गया और एक बम्बई प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी था। तो बंगाल के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो दक्षिण में जो उसका मद्रास प्रेसिडेंसी था, धीरे धीरे फैलिए रहा था उसको। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी था वहाँ के गवर्नर उस समय कौन थे? तो कैप्टन मुंजो। ये मुंजो ने क्या किया, तो पूरे का पूरा मद्रास में इस व्यवस्था को क्या कर दिया? लागू कर दिया। बात समझ में आया? हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। ये तो एक और है, इसको भी देखिए लीजिए। महालवारी बंदोबस्त। बताइए इसको किसने लागू किया था? मैकेंज, है ना? तो इसमें क्या होता था? किससे राजस्व वसूलता था? बताइए, इसमें राजस्व किससे वसूलता था? अरे गांव का मुखिया से ना। महाल मतलब आप लोग 12th का सब भूल गए, इसलिए बोलते हैं हम कि 12th का कम से कम याद रखिए। कंपटीशन का सिलेबस में 70% 12th का ही है सिलेबस।
और आप लोग खा पी के बैठ गए 12th का। तो माहलवारी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड मैकेंजी ने लागू किया था। और इसमें राजस्व कर किससे वसूला जाता था? तो पूरा का पूरा गांव से, और गांव में भी किससे? मुखिया से। मतलब मुखिया को सौंप दिया जाता था कि आपको सारा कलेक्ट करके हम आएंगे एक बार, हमको दे दीजिएगा। बात समझ में आया? लिखिए, रेयत में लिखिए, रेयतवारी इसको बोलते हैं या रेयतवार बंदोबस्त बोलते हैं, इसको लिखिए। यह चूंकि दक्षिण भारत में जमींदारों का प्रचलन कम था, चूंकि दक्षिण भारत में जमींदारों का प्रचलन कम था, चूंकि दक्षिण भारत में जमींदारों का प्रचलन कम था, इसलिए कैप्टन रीड द्वारा मैसूर, जिसे वो टीपू सुल्तान से जीता था, मैसूर जिसे टीपू सुल्तान से जीता गया था, मैसूर जिसे टीपू सुल्तान से जीता गया था, टीपू सुल्तान से जीता गया था, वहाँ रेयतवारी बंदोबस्त लागू किया, वहाँ रेयतवारी बंदोबस्त लागू किया, वहाँ रेयतवारी बंदोबस्त लागू किया, वहाँ रेयतवारी बंदोबस्त लागू किया। इसके सफलता के बाद मद्रास के गवर्नर कैप्टन मुंजो ने इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। इसके सफलता के बाद मद्रास के गवर्नर कैप्टन मुंजो ने इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया, इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया, इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया, इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। हो गया? इस व्यवस्था में राजस्व कर सीधे किसानों से वसूला जाता था। इस व्यवस्था में राजस्व कर सीधे किसानों से वसूला जाता था। सीधे किसानों से वसूला जाता था। अगला लिखिए, माहलवारी बंदोबस्त। लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा माहलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। मैकेंजी के द्वारा माहलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें राजस्व कर गांव के मुखिया से वसूला जाता था। गांव के मुखिया से वसूला जाता था। हो गया? आप लोग नील का नाम सुने होंगे आप लोग। क्या होता है ये, बताइए? क्या रंग? नील क्या होता है? रंग। आप लोग भी वाइट कपड़ा में नील को देते होंगे। तो ये वाला तो छूट जाता है कुछ दिन में, ये वाला तो थोड़ा सा फीका होता है।
इसी का जो प्योर रूप होता है वो नील ब्लू कलर का होता है, उसको हम लोग कपड़ा में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, वो छूटता नहीं है। बात समझ में आया? तो यूरोप में नील का मांग बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। अब अगर आप नील को ध्यान से समझिएगा, नील का जो पौधा होता है वो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा क्या होता है समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ये जो पौधा है वो आपका उष्णकटिबंधीय पौधा है। जो उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण, अब देखिए, आप बोलिएगा कि अफ्रीका से भी तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र काफ़ी सारा है, जाता है, लेकिन जहाँ से जाता है वहाँ पे रेगिस्तानी है, तो वहाँ उगेगा नहीं। एक ठो भारत से गया और एक ठो आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से गया। अगर आप मैप को ध्यान से देखिएगा तो देखिए, ये मेरा विषुवत रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, और विषुवत रेखा और जो मकर रेखा होता है या कर्क रेखा होता है उसी के बीच वाला कौन बोलते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये हुआ। अब बीच में पड़ रहा है अफ्रीका, तो अफ्रीका में जहाँ पड़ रहा है तो वहाँ तो रेगिस्तान है, सारा डेजर्ट पड़े होंगे आप लोग। फिर इधर देखिए बचा आपका एगो अमेरिका और एगो कौन बचा? वेस्ट इंडीज़। तो यहाँ पे वो भी जगह कम है, नीचे देखिए ज़्यादातर तो समुद्र ही है। तो यूरोप वाला एक तो आपका वेस्ट इंडीज़ से, स्पेलिंग सही है, वेस्ट इंडीज़, और एक आपका अमेरिका। तो यूरोप के लोग जो हैं वो दो जगह से लाते थे नील को, क्योंकि वहाँ पे नील का बहुत ज़्यादा डिमांड था। नील का डिमांड नहीं था, नील से जो कपड़ा बनता था कलर दे करके उसका डिमांड था। और आप अक्सर गौर करिएगा, उधर का लोग नीला कलर का जीन्स, तो ये तो वो नीला जो कलर ज़्यादा उधर प्रचलित है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा। अब भारत में कैसा कलर प्रचलित है बहुत ज़्यादा, बताइए? रंग बिरंगा, किसी को आप पीला देखिएगा, किसी को आप ब्लू, किसी को लाल, किसी को नीला, रंग बिरंगा देखते हैं कि नहीं? तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, बात समझिए। तो यूरोप में जो नील मंगवाया जाता था वो आपका वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मंगवाया जाता था ज़्यादातर, क्योंकि लगीच पड़ता था, ये वहाँ से सीधा रास्ता था। लेकिन कुछ कारणों से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जब नील आना बंद हो गया, तो आपको पता होगा कि लगभग 1788 में भारत से जो ले जाता था इंक, मात्र वो अपना ज़रूरत का 30% ले जाता था। लेकिन जब इन लोग का थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ तो 1810 आते आते भारत से जो नील ले जाने का काम हो गया वो 95% हो गया। सोचिए, 1810 आते आते जो यूरोप वासी को नील का ज़रूरत पड़ता था, वो भारत से जो वो लेता था उसका हिस्सेदारी 95% हो गया। 95% नील भारत से जाने लगा। तो अब जैसे भारत से उतना सारा नील जाएगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा यहाँ। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका रेट भी तो बढ़ेगा, डिमांड उसका बढ़ गया, मांग बढ़ गया नील का। इसलिए भारत में कई सारे उत्पादक आए नील का खेती करने के लिए। लेकिन जो यूरोप के उत्पादक थे उन लोग बैन लगाना चाहता था कि भारत का नील नहीं लाइए यहाँ। इसके लिए वो एक वैकल्पिक प्रयोग खोजा, वीड का पौधा, वोड होगा, वोड का पौधा। अब ये क्या होता था? तो ये भी समझिए एक नील का ही पौधा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता था। जितना ज़्यादा नील का पौधा कारगर होता था उतना ज़्यादा ये वोड का पौधा नहीं होता था। ये पौधा शीतोष्ण में पाया जाता था, शीतोष्ण। अब शीतोष्ण क्या है पता है ना? ये शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा था। लेकिन वही ये फीका फीका लगता था, एकदम बेजान जैसा लगता था देखने में। लेकिन अगर उसके जगह हम नील को रख देते थे तो एकदम चमकदार लगता था कपड़ा। बात समझ में आया? तो यूरोप के जो उत्पादक थे, नील उत्पादक, वो सब इसको बढ़ावा देना चाहता था। लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए? बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए। कितनों कर लिया वो लोग, लेकिन भारत का नील का डिमांड 1810 आते आते कितना प्रतिशत हो गया? 95% हिस्सा केवल भारत से ही जाने लगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्योंकि यही चीज़ आपको आगे जा कर के किसी भी लिखना होगा मेंस राइटिंग में तो वहाँ काम देगा कि नील विद्रोह क्या था। इसको हम लोग नील विद्रोह टॉपिक से भी तो जान सकते हैं ना, क्योंकि अब विद्रोह कर देगा किसान लोग। बात समझ में आया? तो ये क्या था नील का खेती, ये समझ में आया। फिर हम लोग समझेंगे कि इसको उपजाया कैसे जाता था, क्या क्या इसका नुकसान था। लेकिन उससे पहले आप यूरोप में क्या क्या फसल का डिमांड था ये समझ में आ गया ना? मसाला का तो डिमांड था ही, उसको तो आप साइड में कर दीजिए। मसाला के अतिरिक्त जो व्यापारिक फसल था उसका भी डिमांड था। उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका था? नेपाल का। लेकिन जब अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से
नील आना बंद हो गया, कम हो गया, तो भारत में इसका हिस्सेदारी और ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। एक उदाहरण से आप लिख सकते हैं कि 1788 में भारत से कुल मात्रा कितना जाता था उसके लिए, तो 30%, लेकिन वही 1810 आते आते भारत से जो जाने लगा वो लगभग 95% हिस्सा जाने लगा। बात समझ में आया। इसका एक वैकल्पिक प्रयोग भी यूरोपियन ने खोजा था, वो था वोट का पौधा। लेकिन ये वोट का पौधा से जो नील बनता था, रंग बनता था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, फीका होता था। फीका समझते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बेजान होता था, ये टक्कर नहीं दे सकता था भारत का नील को। बात समझ में आया। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर बताएंगे कि इसको उपजाया कैसे जाता था, फिर इसका नुकसान लिखेंगे हम लोग। लिखिए, आप लोग नील विद्रोह भी लिख के डैश दे सकते हैं, नहीं तो आप यही हेडिंग रहने दीजिए, यूरोप में फसल। इसमें लिखिए, यूरोप के बाजार में नील का मांग अत्यधिक था। यूरोप के बाजार में नील का मांग अत्यधिक था। जिस कारण से वहाँ के कई उत्पादक नील के व्यापार के लिए भारत आए। जब वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किसी कारण से नील आना बंद हो गया, तो यूरोपीय भारत के नील पर ज़्यादा निर्भर हो गए। भारत के नील पर ज़्यादा निर्भर हो गए। 1810 ईस्वी तक यूरोप के बाजार में 95% नील भारत से ही जाता था। 95% नील भारत से ही जाता था। पैरा चेंज। यूरोपीय ने इसका विकल्प वोट का पौधा को बनाया। जो कि शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा है। शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा है। को मैं हर्षईकार होगा, जो कि को मैं हर्षईकार की शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा है, किंतु नील के मुकाबले ये बेजान और फीकी लगती है। थी। इसलिए भारतीय नील का मांग बहुत ज़्यादा था। हाँ, बहुत ज़्यादा था। चलिए समझिए,
आखिर नील का उत्पादन का क्या क्या तरीका था? तो नील का जो उत्पादन किया जाता था वो दो तरीके से किया जाता था, एक तो निज और दूसरा रेती। निज में क्या होता था, तो इस तरीके में जो बागान मालिक होता था, मतलब जिसके पास एकदम बड़ा बड़ा ज़मीन है, वो क्या करता था, दूसरे को बोलता था कि आप आके मेरे खेत में क्या करिए, काम करिए और नील का उत्पादन करिए। बात समझ में आया? क्या बोले हम, ध्यान से समझिएगा। नील उत्पादन का दो तरीका था, पहला तो निज और दूसरा आपका था रेती। तो निज में क्या होता था, जो मकान मालिक बोलते हैं, जो बागान मालिक होता था, वो दूसरे मजदूर को बोलता था कि आप मेरे खेत में आकर के नील का खेती का उत्पादन करिए। लेकिन जो रेती प्रक्रिया होता था, इसमें किसान से या वहाँ के मुखिया से अनुबंध करवा लेता था। अनुबंध मतलब बॉन्ड बनवा लेता था कि आपको करना ही पड़ेगा, आपका 30% भूमि में ये करना ही पड़ेगा, या फिर एक निश्चित भूमि उसको बोल दिया जाता था कि इतना भूमि आपको करना ही पड़ेगा नील का खेती, उसको कहा जाता था अनुबंध कर लिया जाता था। बात समझ में आया? अब इसमें समस्या क्या उत्पन्न होता था, आखिर समस्या क्या था इसका, क्यों नहीं खेती करता था सब? नहीं, बात समझिए, वो तो बात की बात समस्या है। पहला जो समस्या था इसका उत्पादन करने के लिए, कि जो नील है वो तो स्टैंडर्डी का चीज़ हुआ, बिना रंगा हुआ कपड़ा भी आप पहन सकते हैं, और इसी के समय में धान का खेती होता था। धान जरूरी है, नील रहे नहीं रहे, धान नहीं रहेगा जिंदा रहिएगा आप नहीं। तो इसी समय धान का भी खेती होता था। मजदूर तो सीमित है ना, अब वो धान का खेती में काम करने के लिए जाएगा, वो नील का खेती में काम करने के लिए जाएगा, धान का खेती के लिए जाएगा। इसलिए बागान मालिक को काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, यहाँ पे समस्या भी उत्पन्न होता था। इसी समस्या का निदान करने के लिए वो कौन सा व्यवस्था को लेते आया था, रेती। अनुबंध करवा लेता था, बॉन्ड बनवा लेता था कि आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? अब इसका क्या क्या नुकसान था, इस खेती का नुकसान क्या था? तो नील का पौधा एक तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, और इस पौधा का सबसे बड़ा खराबी क्या होता है, इसका जड़ बहुत लंबा होता है। इसका जड़ बहुत लंबा होता है। अब जड़ लंबा होगा तो ये मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, जो उर्वरता शक्ति होगा उसको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। अब जैसे उसको नष्ट करेगा तो अगला फसल वहाँ उपज पाएगा क्या? नहीं, फिर से उसको उपजाने के लिए अब साल 2 साल रुकना पड़ेगा, तब उपजेगा। तो फायदा हुआ क्या? नहीं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता था वो यही होता था, नील का पौधा का जो जड़ होता था वो बहुत काफ़ी नीचे चला जाता था, और नीचे जाने के बाद ये पानी भी बहुत ज़्यादा सोखता था। इसके साथ साथ ये मिट्टी का उर्वरता शक्ति पूरा एकदम टान लेता था, पूरा टोटली, जिस कारण से अगला फसल उगाने में किसान को काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, नुकसान हो जाता था। बात समझ में आया? तो ये सब कुछ नुकसान था। अब नील बनता कैसे था उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसको केवल समझना है, निर्माण प्रक्रिया लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि ये पुछता नहीं है, बस इसी प्रकार से समझ लीजिए कि आखिर नील को बनाया कैसे जाता था। तो सबसे पहले नील का पौधा को तोड़ करके लाया जाता था, उसका पत्ता को तोड़ करके हटा लिया, और पत्ता को हटाने के बाद एक बड़ा सा हौद में उसको रख करके खौलाया जाता था। मतलब कि पत्ता दे दिया और उसको खौलाया, पानी से उसको खौलाया। खौलाने के बाद पत्ता तो अलग हो गया, सारा रंग आ जाएगा पानी में, और पानी में आने के बाद वो ब्लू कलर का पानी हो जाता था। उसको उठा करके किस में डाल देता था, फिर दूसरा हौद में डाल देता था, पानी को दूसरा हौद में डाल करके थोड़ा सा गर्मा करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता था। जब ये थोड़ा देर रुक जाता था तो जो नील होता था, जो प्योर नील होता था, वो जाकर के नीचे बैठ जाता था गाढ़ा गाढ़ा, और ऊपर का पानी क्या हो जाता था, साफ हो जाता था। जितना गाढ़ा गाढ़ा नील होता था सब जा करके नीचे बैठ गया। उसके बाद ऊपर का पानी को खाली कर दिया और नीचे से काच करके नील को निकाल दिया। ये नील निकालिए, फिर इसको आप कपड़ा में यूज़ करिए। तो इस प्रकार से नील बनता था उस समय। बात समझ में आया? लेकिन किसान ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया, और 1859 में बंगाल के किसानों ने इसका काफ़ी ज़्यादा क्या किया, विरोध किया। यहाँ पे बंगाल कहने का मतलब है कि बंगाल में बिहार भी आएगा और उड़ीसा भी आएगा, सब पूरा प्रेसिडेंसी था वो। तो 1859 में बंगाल के किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया इसके विरुद्ध में, जिसके बाद कमेटी बैठा गया। कमेटी में बोला गया कि नहीं, अब किसान से कोई भी अनुबंध नहीं करवाएगा, उसके इच्छा से अगर उसको उपजाना है तो उपजाए, नहीं उपजाना है तो नहीं उपजाए। अब फिर ये सब किसान बंगाल से तो ख़त्म हो गया, अब सब भाग करके कहाँ आएगा, बिहार। 1912 में बिहार अलग हुआ, उससे अब सब आ जाएगा बिहार। अब बिहार में फिर अब खेती करेगा सब। फिर बिहार में 1917 में होगा चंपारण सत्याग्रह। इसीलिए बात समझ में आया? बंगाल में जब गया करने के लिए तो बंगाल का किसान ने वहाँ विद्रोह कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद ये भाग करके अब कहाँ गया, बंगाल बिहार।
और अब बिहार में जब आएगा तो बिहार में भी इसी प्रकार से कृषि करेगा। और उसके जवाब में 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। बात समझ में आया? तो आप देख रहे होंगे कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट होता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, चाहे किसी का भी हो। अब जैसे यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय आया था, तो अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है? ये वही समझा होगा जो शायद 7 का हिस्ट्री पढ़ा होगा। 7 में था या 6 में था? 7 में ज्योग्राफी में था, 7 का ही ज्योग्राफी में शायद होगा। तो वो जो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है या फिर उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, तो केवल उसको पता होगा। इसलिए कहा जाता है कि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट। जैसे पॉलिटी का लीजिए, आप पॉलिटी में कल पढ़े थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे। अब यहाँ पे भी बहुत बार आया था रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो वहाँ नहीं पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, उसको यहाँ पूरा डिटेल से समझ में आया होगा? नहीं आया होगा। इसलिए सोशल साइंस का हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट होता है। किसको किसको छोड़ के? होम साइंस को छोड़ के, म्यूजिक को छोड़ के, मैथ को भी छोड़ के। चलिए लिखिए, नील उत्पादन के तरीका में लिखिए, नील का उत्पादन 2 तरीके से होता था। नील का उत्पादन 2 तरीके से होता था। क्या हुआ? काय डर रहे हैं? नहीं पीटेंगे। नील का उत्पादन 2 तरीके से होता था। एक लिखिए नीज, दूसरा लिखिए रेती। यहाँ के बोल दीजिए, आपको दिखवो नहीं करिएगा वहाँ। पहला लिखिए नीज, दूसरा लिखिए रेती। लगा क्या है वहाँ? नीज और दूसरा रेती। अब लिखिए लाइन चेंज करके, नीज का प्रक्रिया में बगान मालिक, नीज का प्रक्रिया में बगान मालिक अपने जमीन पर नीज का प्रक्रिया में बगान मालिक अपने ज़मीन पर दूसरे मजदूरों से नील का खेती करवाता था। दूसरे मजदूरों से नील का खेती करवाता था। तथा रेती प्रक्रिया में किसानों से नील का खेती करने के लिए अनुबंध करवा लिया जाता था। रेती प्रक्रिया में किसानों से नील का खेती करने के लिए अनुबंध करवा लिया जाता था। किसानों से नील का खेती करने के लिए अनुबंध करवा लिया जाता था। अनुबंध करवा लिया जाता था। बगान मालिकों को इसके उत्पादन में काफ़ी समस्याएं आती थी। बगान मालिकों को इसके उत्पादन में काफ़ी समस्या भी आती थी, क्योंकि इस समय ही धान का खेती होता था। इस समय ही धान का खेती होता था, जिस कारण मजदूर मिलने में समस्या होता था। जिस कारण मजदूर मिलने में समस्या होता था। जिस कारण मजदूर मिलने में समस्या होता था। चलिए नुकसान लिख करके डैश दीजिए। नुकसान लिख करके डैश दीजिए। इसमें लिखिए नील उष्णकटिबंधीय पौधा है। नील उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। नील उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसका जड़ काफ़ी लंबा होता है। जिसका जड़ काफ़ी लंबा होता है।
क्या? अच्छा, जिसका जड़ काफी लंबा होता है। ये मिट्टी से उसका उर्वरता शक्ति भी समाप्त कर देता है। ये मिट्टी से उसका उर्वरता शक्ति भी समाप्त कर देता है। मिट्टी से उसका उर्वरता शक्ति भी समाप्त कर देता है। मिट्टी से उसका उर्वरता शक्ति भी समाप्त कर देता है। ये मिट्टी से उसका उर्वरता शक्ति भी समाप्त कर देता है। हो गया? पैरा चेंज कर दीजिए। इसी के विरोध में बंगाल के किसानों ने नील विद्रोह कर दिया। इसी के विरोध में बंगाल के किसानों ने 1859 में विद्रोह कर दिया। इसी के विरोध में बंगाल के किसानों ने 1859 में विद्रोह कर दिया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद कई उत्पादक बिहार में इसका उत्पादन करने लगे। जिसके बाद कई उत्पादक बिहार में इसका उत्पादन करने लगे। जिसके बाद कई उत्पादक बिहार में इसका उत्पादन करने लगे। और परिणामतः महात्मा गांधी ने बिहार के किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। चलिए, ये लेसन आपका समाप्त हो गया।